Hello viewers, a very good morning to all of you. Today we are going to start another topic of organizing, that is type of organization. There are two types of organization, formal organization and informal organization. At first we will discuss the formal organization. In any organization, formal organization is intentionally created to establish the relationship between the employees and the employer, means to establish the relationship between the managers and the workers who are working according to the managers. मीन्स जब भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराते हैं, साथ ही साथ ये डिफाइन करते हैं किसकी क्या काम होगी, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, है ना। जिसमें हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, दैट इज यूज होंगे टू प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। क्योंकि कौन से बॉस से कौन ऑर्डर लेगा, वर्क फुलफिल करने के बाद किसको वो रिटर्न में देगा। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते, राइट। तो हर जगह में सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत मस्ट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, राइट, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं, उनको उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ते हैं। यहाँ सबकी डिफाइंड अथॉरिटी होती है, सबके पावर डिफाइंड होते हैं, सबके वर्क्स डिफाइंड होते हैं, कौन किससे ऑर्डर लेगा, वापस ऑर्डर लेने के बाद वो रेस्पॉन्सिबल वर्क फुलफिल कर देने के लिए किसके लिए होगा, ये डिफाइंड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन का होना मस्ट होता है, डिसिप्लिन का होना मस्ट होता है, राइट। यहाँ इनिशिएटिव्स नहीं होती है, जैसे आपको काम करने के लिए कहा गया है, मींस जैसे आपको ऑर्डर्स मिले हैं उस तरीके से आपको ऑर्डर्स को फुलफिल कर ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न देते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंटेंट। A formal organization means an organization in which the responsibility, authority, and mutual relationship among all the employees working in an enterprise are clearly defined. क्या कहते हैं, एक formal organization ऐसा organization होता है जहां एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी क्या होंगे, क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, उन दोनों में रिलेशनशिप कैसा होगा, राइट, अमंग ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज के among all the employees working in an enterprise are clearly defined. पहले से ही predetermined, clearly defined होते हैं, किसकी क्या authority होगी, किसकी क्या responsibility होगी, पहले से defined होते हैं। According to Louis Allen, the formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measures of authority, responsibility and accountability. Means formal organization एक system होता है जहां job well defined होते हैं, कौन क्या काम करेगा, क्या किसकी authority होगी, क्या किसकी responsibility होगी, कौन किस काम के लिए accountable होगा, वो predetermined होते हैं, means पहले से decided होते हैं formal organization में। Okay, now features of formal organization. Number one, it has defined interrelationship, है ना। Already क्या म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या उन लोगों के बीच में बातें होंगी, वो पहले से ही डिफाइन होंगे, राइट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विच क्लियरली डिफाइंस म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना। सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है जहां पहले से ही डिफाइन, जो क्लियरली डिफाइन करेगा म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट। Everybody knows his authority and responsibility. This clearly shows who will be reporting to whom. पहले से ही लोगों को पता होगी उसकी authority क्या है, उनकी responsibility क्या है, right? और वो clearly this clearly shows who will be reporting to whom, और clearly define होगा कौन किसको report करेगा। मैंने starting में ही ये बात बताई। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्वियसली बात है, पहले से प्री डिटर्मिंड होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन भी पहले से डिटर्मिंड होगी, तो ये बेस्ड उसी रूल्स और रेगुलेशंस पे होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्री डिटर्मिंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमें
प्री डिटर्मिन्ड, पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स रेगुलेशन डिटर्मिन करके रखी है, उस रूल्स रेगुलेशन को हमें ऑब्जर्व करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करने होंगे। द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन अंडर प्लानिंग आर दस अचीव्ड, और जो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में बनाए थे ना, वो इसी के थ्रू अचीव्ड होंगे, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही बने हुए होंगे। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, ऑलरेडी मैंने बताया है, इसमें प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड यूज होंगे। द चीफ बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज दैट connects the efforts of different departments with each other, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था, एक बड़े काम को डिफरेंट पार्ट्स में बांटना, तो यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटना, और उस डिपार्टमेंट्स, जब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करके लाएगा तो सबको म्यूचुअली साथ में लाकर पूरे वर्क को करना। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, मीन्स ये अपने आप नहीं होता, इसे जानबूझकर बनाया जाता है। इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है जानबूझकर, राइट। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन ईजी मैनर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजिली अचीव करने के लिए, है ना, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको जानबूझकर डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज इम्पर्सनल, यहाँ कुछ भी आपको पर्सनल फीलिंग, आपसे रिलेटेड मीन्स पर्सनल इनिशिएटिव कुछ भी आपको नहीं देना है, जैसे रूल्स रेगुलेशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। पर्सनल फीलिंग आर इग्नोर्ड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व्ड, है ना। पर्सनल जो आपकी फीलिंग है, अगर आपके अंदर कोई आइडियाज आ रहा है कि ऐसे भी ये काम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको देने नहीं है। जैसे उन्होंने डिटरमिन करे हैं, जैसे उन्होंने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। इट इज नॉट द पर्सनल बट द वर्क दैट हैपेंस टू बी इंपॉर्टेंट, यहां आप पर्सनल व्यू मत दीजिए, यहां किस पे आपको फोकस करने हैं, जो काम आपको मिला उसको आप अच्छे से करके दीजिए, राइट। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, इसका फायदा क्या है। नंबर वन, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग रिलेशन वो हम स्टेब्लिश करते हैं ना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, सो हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना वहां बहुत आसान हो जाता है। Since the authority and responsibility of all the employees have been already fixed, authority और responsibility जो employees की होगी वो हम work start करने से पहले ही fix कर लेंगे। Inefficient employee can be easily be apprehended and in this way their accountability can be fixed, है ना। जो employees अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उसको पहले ही हटा देंगे और बाकी लोगों के बीच में हम accountability fix करेंगे। भाई देखो ये तुम्हारा काम है, तुम्हें कर कर तुम्हारी जवाबदेही है, तुम्हें कर कर वापस देने हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि प्री डिटरमिन्ड है भैया कि कौन क्या काम करेगा, ऑलरेडी डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है, फिर ओवरलैपिंग की बात ही कहां रहेगी। एवरीथिंग मूव्स इन एन ऑर्डरली मैनर, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट अननेसेसरी डुप्लीकेशन, क्योंकि पहले से ही सब डिफाइन है। एवरीथिंग मूव्स इन एन ऑर्डरली मैनर, सारा कुछ एक ऑर्डर में हो रहा है जो पहले से प्री डिटरमिन्ड है, राइट। देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट और अननेसेसरी डुप्लीकेशन, तो कोई काम बचा रहेगा नहीं, ना तो डुप्लीकेशन होगी ना तो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि पहले से डिफाइन है कौन क्या काम करेगा। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, ऑलरेडी मैंने बताया टू प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड यहां यूज होंगे। It is possible to observe the principle of unity of command in view of the presence of scalar chain of authority, दोनों ही हमने पढ़ाया है ना, हेनरी फ्यूल ने पढ़ाया है ना आपको यूनिटी ऑफ कमांड, तो दोनों यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन, है ना, कम्युनिकेशन स्केलर चेन में पढ़ाया था ना, तो वो दोनों ही यहाँ यूज होंगे। इजी टू गेट गोल्स, ऑब्वियस सी बात है, गोल्स के अकॉर्डिंग ही तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया है ना, हमने डेलिबरेटली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्पसली किसी वर्क के लिए, प्री डिटरमिन्ड वर्क के लिए हमने काम किया है, तो गोल्स को गेट करना इजी तो होगा ही। इट इज इजी टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
बिकॉज देर इज एन ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, यहाँ वेस्टेज भी कम होते हैं और हम इजिली गोल भी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि पहले से डिटरमिन है कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, है ना, तो रिसोर्सेज के भी वेस्टेज कम होते हैं और इजिली हम ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, all the people work by observing rules and remain confident confined within the domain of their authority, है ना, सब लोगों को ऑब्जर्व, सब लोगों ने पहले से ही रूल्स रेगुलेशन को किया है, उनकी डोमेन क्या है अथॉरिटी की, है ना, उनके एरियाज क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, ये उन्हें ऑलरेडी पता है। दिस लीड्स टू द establishment of good relationship which in turn leads to stability to the organization। और फिर क्या होता है, जो लीड करता है, किसको लीड करता है, गुड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में, जो लेकर आता है क्या चीज, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो क्वाइंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारे लाइफ के भी टू एस्पेक्ट्स होते हैं। तो चलिए, हमने अब तक फीचर्स देखे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, एडवांटेजेस देखे, अब लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन में होता क्या है, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ वर्क पर, राइट, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ उसको वर्क चाहिए, और इनके जो वर्क होते हैं ना, जो कम्युनिकेशंस होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होते हैं, राइट। तो आइए पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, डिले इन वर्क। ऑब्वियस सी बात है, डिले इन वर्क तो होना ही है, पूछना तो पड़ेगा एटलीस्ट, होगा क्या, है ना, मैनेजमेंट हायरार्की यहाँ फॉलो होती है ना, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, तो फाइनल डिसीजन लेने में हमें टाइम लग जाएंगे, और डिसीजन लेने में जब टाइम लगेंगे तो वर्क में डिले तो होना है। एवरी एक्टिविटी इज बाउंड बाय रूल्स विच कॉज अननेसेसरी डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्योंकि जो भी काम है उसको बाउंड कर दिया गया है, किसके थ्रू उसको बांध दिया गया है, रूल्स के थ्रू, और जो कॉज करता है अननेसेसरी डिले किसी भी काम को कंप्लीट होने में, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते करते टाइम लग जाते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं भाई, डिले इन वर्क में टाइम लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैंने इनिशियली ही आपको कहा कि यहां आपको नहीं बताने हैं कि ये भी आइडियाज थॉट्स कुछ भी आपको नहीं देने हैं, जिस तरीके से उन्होंने रूल्स रेगुलेशन सेटअप करे हैं, जो डिसिप्लिन उन्होंने सेटअप करे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं, तो आपकी जो इनिशिएटिव होगी वो यहाँ काम नहीं आएगी। इसीलिए ये सेकंड वाली पॉइंट है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ कुछ भी आइडियाज खुद की आपको नहीं देनी है। The employees have to do what they are asked to do and they do not have chance of any independent thinking, है ना, एम्प्लॉयज को जो कहा गया है वही करना है ना, अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा यहाँ अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स का। दिस देयरफॉर किल्स द इनिशिएटिव। तो होता क्या है, जो एम्प्लॉयज के अंदर जो इनिशिएटिव होती है, जो न्यू थॉट्स होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं, वो किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। Last one is mechanization of relationship. The relationship of all the people are defined. This leaves no chance of any mutual interplay, and thus the knowledge of other people and their experience cannot be exploited. क्या होता है, यहाँ कुछ भी नहीं, ऑलरेडी सारा कुछ डिफाइंड है, कुछ भी म्यूचुअल इंटरप्ले आपको नहीं करना है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं देने हैं, जैसा उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बना के उन्होंने रखा है, जिस तरीके से उनकी हायरार्की है वैसे आपको फॉलो करने, उनका काम कर कर आपको वापस रिटर्न देने हैं, तो अच्छा भी है, तो आपकी जो एक्सपीरियंस होगी, जो कुछ वो एक्सप्लॉइट ज्यादा नहीं होगा, यार कर दो जैसे करना है और वापस इनको दे दो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। थैंक यू।